पहले थैंक यू वेरी वेरी मच, आप सब यहाँ आए हैं हमारे ट्रेलर को देखने, हमारे से उनसे इस फिल्म के बारे में बात करने। और जाहिर सी बात है आप सब की जिज्ञासा बहुत होगी कि क्या फिल्म बनी है, किस तरीके से हमने बस्तर को प्रेजेंट किया है इस फिल्म में। तो वी वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, सो यू कैन स्टार्ट व्हेन यू आर रेडी। पिछले कई 15-20 साल तो होगा ही कि इसके ऊपर काम हम कर रहे थे। मेरा जिंदगी शुरू हुई थी जलपाईगुड़ी करके एक जगह जहाँ से 40 किलोमीटर दूर है नक्सलबाड़ी, जहाँ पे ये आंदोलन शुरू हुई। तो तब से लेके आज तक किसी के ऊपर पढ़ाई करे जा रहे हैं, शोध ही करे जा रहे हैं, रिसर्च ही करे जा रहे हैं। तो ये फिल्म उसकी एक इंटरमीडिएट एक उपलब्धि है। 2007 से लेके 2013 की कहानी है, तो हम क्यों चाहेंगे कि आज के होम मिनिस्टर वो चैलेंज एक्सेप्ट करें, जबकि कहानी उस दौर की है। लेकिन प्रियंका जी, आपके सवाल को आगे लेके जाते हुए जो दादा ने कहा, नक्सल एक हिस्सा है और ये पूरा जो नेक्सस है वो शहरों में बैठे हुए इंटेलेक्चुअल्स और लेफ्ट लिबरल्स के अलावा ये अधूरा है। तो इस फिल्म में हमने उस पूरे नेक्सस को दिखाने की कोशिश की है जो ना सिर्फ बस्तर में ऑपरेट करता है लेकिन शहरों में जो ऑपरेट करते हैं। और मुझे लगता है कि शहरों में जो ऑपरेट करते हैं वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि उनके दिलों में चल क्या रहा है और वो हमारे देश को हर तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये नेक्सस दिखाना बहुत ज़रूरी था और ये नेक्सस पूरी तरीके से एक्सपोज करना, शहर के लोग भी और यहाँ के जो यहाँ का जो एक वातावरण है। और इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, रिसर्च की है और हमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये फिल्म मत बनाओ, हमें डराया भी गया था कि ये फिल्म बनाना ठीक नहीं होगा, क्यों इतनी दुश्मनियाँ बोल रहे हो। लेकिन हमें ये लगता था कि अगर बात हमारे देश की हो और कोई हमारे देश के साथ अगर एक नुकसान देश को करने की कोशिश करता है तो उसके बारे में बात करना ये हमारा फर्ज भी है और ये हमें बिना डरे बिना किसी हिचक के करना चाहिए और यही हमारी कोशिश है। आप अगर ये सार्कास्टिकली बोल रहे हैं तो मैं आपकी बातों को बहुत एंजॉय की। अगर अपने सीरियसली बोले, जो इकोसिस्टम हमारी केरला स्टोरी के खिलाफ बोल रहे थे वो इकोसिस्टम अभी हमारे पक्ष में है। मतलब नहीं तो ये फिल्म इतने सारे रिकॉर्ड नहीं तोड़ता और ये फिल्म अभी ओटीटी में इतने सारे रिकॉर्ड नहीं तोड़ता। तो मैंने ट्विटर में एक पोस्ट किया था कि अभी हमारे जितने पुराने हेटर्स थे सब हमारे दोस्त बन गए, तो मुझे अभी नया हेटर चाहिए। तो बात ये है कि ये जो इकोसिस्टम जो हमारी इनके में है, जो आप सब है, हर शहर में जाते हैं तो इस तरह की माहौल मिलता है। क्योंकि बात क्या है ना, मैं आपकी बात सीरियसली एक जवाब दे देता हूँ। सच की इतना एक वैल्यू है ना, आपको प्रोपेगेंडा बोला जाएगा, आपको डिस्क्रेडिट किया जाएगा, आपकी मनसा पे सवाल कर किया जाएगा, लेकिन एंड में आप जीतेंगे अगर आपके साथ सच है। तो इसलिए हमने बेबाक ये फिल्म बनाए। अगर हमें कोई बोले कि आप बीजापुर में जाके या अबूजमर में जाके फिल्म दिखाइए, मैं आपको आज बोल रहा हूँ हमने उधर भी जाएंगे। कोई इकोसिस्टम हमारे खिलाफ नहीं है। नहीं, अगर मैं आपको बताऊं, मैंने सेंटर पे नहीं रखा। ये बंगाल से शुरू हुई थी, तेलंगाना केरला तक गए थे। ये जो मूवमेंट था ना 1967 से, ये जो जर्नी है, वेस्ट बंगाल में अभी नक्सलवाद मूवमेंट है ही नहीं। अगर नक्सलवादी के बारे में लोगों को पता है, वो नक्सलवादी में आज मतलब बहुत ज्यादा कानून व्यवस्था का प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि वो नेपाल बॉर्डर में है और नेपाल बॉर्डर होने के कारण बहुत ज्यादा तस्करी और इसकी काम चल रहा है। लोगों को मालूम भी नहीं है कि 1967 में यहाँ पे क्या हुआ था। तो नक्सलवादी से लेकर कोलकाता, देन बिहार, देन झारखंड, देन महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत बच गया है अभी भी, गढ़चिरौली साइड में। उड़ीसा में मलकानगिरी, कोरापुट, कलाहांडी में थोड़ा बहुत अभी भी बचा हुआ है। लेकिन जहाँ पे अभी जिंदा है वो है बस्तर से लेके बस्तर की सदर्न 5-6 डिस्ट्रिक्ट में। पूरे बस्तर की बात नहीं है, सदर्न छत्तीसगढ़ की 3 डिस्ट्रिक्ट्स में बचे हुए हैं। तो ये एक सोची समझी बात था कि देश को, जैसे विपुल जी अभी बताएंगे आप लोगों को। विपुल जी जब इस फिल्म के बारे में लोगों से डिस्कस करते थे, उन्होंने पूछा कि बस्तर क्या होता है,
लोगों ने, बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने पूछते थे कि बस्तर होता क्या है, उनको मालूम भी नहीं था कि बस्तर इतना एक महत्वपूर्ण जगह है। रामायण के समय से इस बस्तर की जोग सूत्र है, तो इसलिए इसका एक हिस्टोरिकल इम्प्लीकेशंस भी है। जिस टाइप के एपिसोड्स वायलेंस के बस्तर में हुए हैं वो इस देश में बहुत कम हुए हैं। मतलब हमारे देश के 76 जवानों को बस्तर में मारा गया, इतना बड़ा एपिसोड यहाँ हुआ। और उसके बाद ऐसे और बहुत सारे एपिसोड हुए जो बस्तर में हुए हैं। तो इसलिए बस्तर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और आज की तारीख में भी, आज के दिन भी, यहाँ पे पूरे देश में जो नक्सली हिंसा है उसका सेंटर जो है वो आज भी बस्तर ही है। तो उस बात से आप इनकार नहीं कर सकती, और इसीलिए इस फिल्म का नाम बस्तर है और ये बस्तर की कहानी है। और मैंने कंप्लीट कर लूं, और एक बात आपको बताना जरूरी है। ये जो माओवादी की समस्या है, नक्सलवाद की जो समस्या है, वेस्ट बंगाल से लेकर तेलंगाना, केरला तक, यहाँ पे जो लोगों की, आम जनता की, आम ट्राइबल्स की, जहां तक बस्तर की बात करें, एक खुद की प्रतिरोध बना था, खुद मिलके डिसाइड किए थे हिंसा के खिलाफ ये लोग एक आंदोलन करेंगे जिसको सलवा जुलूम बोला जाता है। तो ऐसा रेजिस्टेंस इस देश में कहीं नहीं है। मैंने वही बोला शुरू में कि हमने माओवादी समस्या की सारे पहलू को टच किए। हम ओपन माइंडेडली ये स्क्रिप्ट को लिखा। हमें मालूम है नक्सलवाद 1967 में बस्तर में कैसे आए थे, कैसे अबूझमार को घर बनाया गया था। हमें हर इतिहास की हर पन्ने हमने पढ़ा, तो डेफिनेटली सारे वो है। लेकिन जो प्रियंका जी के साथ एक बार, मुझे 7-8 साल पहले की बात है, प्रियंका जी तब तहलका में काम करते थे। एक बार बात हुई थी, प्रियंका जी ने मेरे दिमाग में ये डाले थे कि बस्तर से 100 किलोमीटर दूर झाबुआ है। बस्तर में तो 76% ट्राइबल है, झाबुआ में 100% ट्राइबल है, लेकिन माओवाद की प्रॉब्लम झाबुआ में क्यों नहीं है? ये सवाल ढूंढते ढूंढते हमें और सच्चाई की नजदीक आना पड़ा। तो मैं यही बोल रहा हूँ, इस फिल्म की जो नैरेटिव है ना, जो पटकथा है, ये अमरनाथ और ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे। ये आप लोगों से मिले, प्रियंका जी जैसे, जब मैं अकेले आते थे, घूमते थे जंगलों में, तो प्रियंका जी जैसे बहुत जर्नलिस्टों से मेरा मुलाकात हुई। एक दिन प्रियंका जी के साथ इतने खतरनाक घमासान झगड़ा हुआ, उसमें से जो मुझे सीख मिला, स्क्रिप्ट में आप बहुत कुछ मिलेगा उस दिन की हमारी कन्वर्सेशन। बम्बई के बहुत सारे लोगों को, जैसे दादा ने कहा कि बस्तर क्या है यही नहीं पता है, तो फिर हम ये फिल्म क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारे देश को नुकसान करता है, और जो चीज़ हमारे देश के अगेंस्ट है उसके ऊपर बात करना, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिल्म मेकर का एक फर्ज भी होता है। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू होता है कि आप, भले वो आपकी लाइफ से कोई उसका वास्ता ना हो, लेकिन आपके देश से उसका वास्ता है, आपके देश के गरीबों से उसका वास्ता है, यहाँ के बस्तर के आम लोगों से वास्ता है जो भारतवासी है। तो उसके बारे में बात करना जरूरी बनता है, ऐसा हमारा मानना था, और इसीलिए हमने फिल्म बनाई। हमें पहले ये भी डर लग सकता था कि किसी को पता ही नहीं बस्तर क्या है, तो हम फिल्म बनाएंगे तो देखिएगा कौन। लेकिन हमने वो नहीं सोचा। हमने सोचा कि ये इशू लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश के लिए आज की तारीख में वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट्स है, वन ऑफ द बिगेस्ट, इफ नॉट द बिगेस्ट। तो इसके ऊपर बात करना जरूरी है, लोगों के सामने, पूरे देश के सामने इस मुद्दे को ले आना बहुत जरूरी है। 2007 से 2013 का हिस्ट्री लोगों को जाना जरूरी है, लेकिन फिल्म की शुरू में और एंड, मतलब 1967 टू 2007 एंड उसके बाद की साल जरूर हमने कवर किए। दादा, आप तो यहाँ से हैं। 76 जवान को मारने का जो किस्सा है, वो ट्रेलर का बिगिनिंग वहाँ से होता है। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किस्सा हुआ था, वो अगर मुझे नहीं भी पता, तो एज अ क्यूरियस ऑडियंस में 2 मिनट में गूगल कर लूँगा कि कब हुआ था ये और कब जेएनयू में सेलिब्रेशन हुआ था, और उसके रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे मिल जाएगी मुझे। तो ये मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं है कि ये फिल्म जो है वो उस दौर की फिल्म है, आज की फिल्म नहीं है। और हम इस फिल्म में आज क्या बदलाव आया है उस पर भी एक हमारा कमेंट, बहुत इम्पोर्टेंट कमेंट जरूर है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि बहुत माहौल बदला है।
लेकिन जब पूरा माहौल बदलता है, इसलिए आप वो नष्ट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा और वो कभी भी वापस अपना सर उठा सकता है। तो आप इस मुद्दे को लोगों के सामने नहीं लाएंगे तो ये एक बहुत गलत बात होगी, ऐसा हमें लगा था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज भी है इस देश का। हालांकि ट्रेलर में जब आप 76 जवान के बारे में गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से पीरियड की फिल्म। जब हमें पता चलता है कि रिसर्च आता है और देखते हैं कि चलो पूरी दुनिया को मालूम है कि 76 जवानों के साथ यहाँ पे एक हत्याकांड हुआ था और JNU जैसी यूनिवर्सिटी में उसका सेलिब्रेशन हुआ था, लेकिन ऐसे भी रिपोर्ट मैंने देखे कि 4 महीने के बच्चे के सर पे आयरन का रॉड मारकर उसे मार दिया गया। ऐसे भी रिपोर्ट हमने देखे कि जिसके अंदर 52 जवानों को मार दिया गया, 36 जवानों को मार दिया गया। इतनी हिंसा, इतना वायलेंस, और फिर शहरों में बैठे हुए लोग जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे सड़क नहीं बनाने देंगे, स्कूल नहीं बनाने देंगे। ये एक पूरा एफर्ट चल रहा था। आप सोचिए कि बस्तर में पिछले साल पहली बार 19 गांवों में झंडा फहराया गया भारत का, और वो एक बहुत बड़ी घटना मानी गई। वो क्यों बड़ी घटना है? ये तो हर घर में, हर गांव में होना ही चाहिए। मतलब ये टाइमिंग अगर मैं जून में कहूंगा तो ये सच हो जाएगा और आज बोलूंगा तो झूठ हो जाएगा। ये देखिए, जब किसी के पास लॉजिक नहीं होता ना तो ये टाइमिंग का सवाल खड़ा होता है कि आप टाइमिंग इलेक्शन के साथ टाइम करो। इस देश में ऐसे कौन से 6 महीने होते हैं जब इलेक्शन नहीं होता? आप बताइए कौन से 6 महीने हैं? आपका कहना एकदम सत्य है, लेकिन ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनका मानसिकता जो अर्बन नक्सल के बिल्कुल, सवाल उठाते ही है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पर्सनली मुझे ये, मैं तो आपके सवाल का एक तार्किक जवाब दे रहा हूं। ये देखिए, केरला स्टोरी के टाइम भी हमें कहा गया कि आपने टाइमिंग, क्या टाइमिंग थी उस वक्त? एक कर्नाटका स्टेट का इलेक्शन था, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कर्नाटका का, और फिल्म है केरल। तो केरल स्टोरी कैसे कर्नाटका का इलेक्शन को बदल देगी? लेकिन लोगों ने जोड़ दिया। क्यों होता है ऐसा? मैं बताता हूँ। जब आपके पास तथ्य नहीं होते, आप एक फिल्म को तथ्यों पे चैलेंज नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो? ये झूठी फिल्म है, ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, ऐसा कह के लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है ना? और सच का क्या टाइम होता है? सच अगर मुझे आज पता चले तो मुझे आज बनाना चाहिए, कल पता चले तो कल बनाना चाहिए। सच का तो कोई टाइम नहीं होता। और इलेक्शन के बाद कहने से सच नहीं रहेगा क्या? अच्छा, मैं इलेक्शन के बाद कहूँ, अगर हम ये फिल्म चलिए जुलाई में रिलीज करते हैं तो सितंबर में कहीं कोई इलेक्शन चल रहा होगा, फिर लोग यही बात करेंगे कि हमने सितंबर के इलेक्शन को ध्यान में रख के ये फिल्म बनाई है। तो फिल्में ऐसे नहीं बनती। और अगर आप अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, किसी पार्टी से नहीं, अपने देश से प्यार करते हैं, तो आप ये खतरा भी उठा के, एक रिस्क लेके भी एक सच्ची बात बोलने के लिए आगे आते हैं। और हम बहुत खुलकर, बहुत बोल्ड अंदाज में हमने केरला स्टोरी में बात कही, उतने ही बोल्ड अंदाज में हम इस फिल्म में भी कहेंगे आपसे सच बातें। और मैं आपसे एक दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, क्या हम जो कह रहे हैं कि यहाँ पे सड़कें बनाने नहीं दी जाती, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? आइए हमसे, वो जो इंसान कहता है कि हम टाइमिंग या फलाना या आके हमसे बहस करे, हमें बोले कि देखिए जी इतनी सड़कें बन रही हैं, आप झूठ बोल रहे हो। स्कूल बनने दे रहे हैं, हम बनवा रहे हैं स्कूल, आप झूठ बोल रहे हो। हम माफी मांग लेंगे, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम माफी मांग लेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, तीसरा और आखिरी पहलू, ये इलेक्शन का टाइमिंग जो है, अगर ये इसलिए लोग इलेक्शन के टाइमिंग की बात करते हैं कि हमारी इस फिल्म से बीजेपी जितनी बड़ी पार्टी को या नरेंद्र मोदी जी को कोई फायदा हो जाएगा, तो ये तो बहुत चाइल्डिश बात है ना? इससे छोटी बचकानी तो कोई बात नहीं हो सकती। वो अपने 10 साल के कार्यकाल के साथ इलेक्शन में उतर रहे, हमारी फिल्म क्या कर सकती है उनके लिए? तो ये सोचना कि एक फिल्म आएगी, इतनी एक छोटी सी फिल्म, और वो एक नेशनल इलेक्शन पे प्रभाव डालेगी, ये सोच अपने आप में बहुत भटकाने वाली सोच है। इसलिए हम इन सवालों को, जवाब आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मैं हर उस आदमी से कहता हूँ कि जो प्रोपेगेंडा फिल्म, फलाना फिल्म कह रहे हैं, लॉजिक के साथ आइए और डिबेट करें। तो कोई अपोजिशन नहीं आया है अभी, आज ट्रेलर आया है, देखते हैं।
अक्सर जो लोग सच से डरते हैं वो आपको अपोज करते हैं, और जिनको आप एक्सपोज करते हैं वो आपको आपके अगेंस्ट जाते हैं। तो अगर आप किसी को एक्सपोज कर रहे हो और वो अगर आपको कह रहा है कि आप झूठे हो, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। देखिए उसके बीच में विद्युत जामवाल के साथ भी मैंने फिल्में की हैं, अमिताभ बच्चन सर के साथ मैंने फिल्में की हैं, तो जॉन के साथ मैंने 2 फिल्में की। ऐसा नहीं होता, आप एक टीम बनती है। अदा के साथ हमारी एक टीम बनी, हमने कमांडो 2 से शुरुआत की, और वहाँ वो एकदम अलग कमर्शियल अवतार में थी। वहाँ से केरला स्टोरी एक बहुत अलग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आप देखते हैं कि कोई कलाकार कितनी ईमानदारी से, कितना जी जान लगा के उस कैरेक्टर के लिए अपनी लिमिट से बाहर जाके कैसे मेहनत करता है, और एक कैसे एक टीम वर्क बनता है। और टीम वर्क बनता है तो फिर आप बार बार काम करते हैं। मुझे लगता है आगे भी काम होगा, ऐसा मतलब ये आखिरी फिल्म होगी ऐसा तो नहीं है। तो मतलब ये अलग है कि अदा हमें मना करके वो बात अलग है। लेकिन शूटिंग की जो आपने बात की, शूटिंग हमारी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने चली, और बहुत मुश्किल शूट था, क्योंकि हम जिन जंगलों में शूट कर रहे थे, जो आपने ट्रेलर में कुछ झलकियाँ देखी होंगी, वहाँ तक खाना ले जाना है या पानी ले जाना है, जनरेटर ले जाना, वैनिटी वैन ले जाना, कैमरे ले जाना, वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था, बहुत मुश्किल था। आशिम जो यहाँ बैठे हैं उनके बिना ये नामुमकिन था। ये उनका एक बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग आशिम ने दिन रात काम करके नहीं की होती, तो शायद हम इतना अच्छी तरीके से शूट नहीं कर पाए होते। लेकिन जब इतनी मुश्किलें आती हैं ना, तो टीम हमेशा ज़्यादा स्ट्रांगली यूनाइट होती है। एक तकलीफ़ों का ये असर होता है कि लोग जुड़ जाते हैं, तो वही इस यूनिट में भी हुआ। और हर तकलीफ के वक्त लोग एक दूसरे के साथ हंसते खेलते उसमें से गुजर रहे थे, और सबको ये पता था कि इस तकलीफ के एंड में जो फिल्म बन के निकल के आएगी वो इस देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म होने वाली है। तो सबका जो ध्यान था वो फिल्म की ओर बहुत ज़्यादा था। मैं कभी भी फिल्म के बजट और बिजनेस के बारे में बात करना पसंद नहीं करता, तो उस जवाब को मैं अवॉइड करता हूँ।